समझ आया आपको? देखो, हमारे पास सबसे पहले पास पेपर के अंदर कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। समझ लो ये मैं मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर रहा हूँ और टाइम मुझे कितना लगेगा, 2 घंटे में से 4 सेक्शंस मुझे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब मैं पहला सेक्शन सॉल्व करने आया हूँ। पहला सेक्शन मेरा क्या है, जो कि आपका सबसे पहला है मैथमेटिक्स का। देखो, अब सबसे पहले ये कहता है, पहला एमसीक्यूज 2000 का, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये सेट्स की थ्योरी है और इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला होता क्या है, वो ये होता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये चीज बराबर होती है डी ऑप्शन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, ये चीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाती है, सही है। और उसका फॉर्मूला जो बनता है वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे, सही है, अपने पास उतार लेना, ठीक है, ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाना प्लीज, ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, फाइंड द HM बिटवीन 10 एंड 40। HM निकालना है अली। HM का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। HM का मतलब है हार्मोनिक मीन। A बराबर है यहाँ पर 10 के, B बराबर है तुम्हारे पास यहाँ 40 के। आपने HM का फॉर्मूला जो होता है बेसिक, वो होता है HM इक्वल सिंगल HM का वो होता है 2AB अपॉन A प्लस B। तो आपने HM फाइंड आउट किया, HM इक्वल्स टू 2 इंटू 10 B40 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40। यहां से हार्मोनिक मीन फाइंड आउट होकर आ जाएगा, यहां से हार्मोनिक मीन फाइंड आउट होकर आ जाएगा, ठीक है। जो भी फाइंड आउट होकर आए वो लिख लेना, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी कॉपी करोगे, ठीक है, आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट तीसरा एमसीक्यूज, हाउ कैन 6 गर्ल्स सीटेड बी अ राउंड टेबल, ठीक है, बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। अली एक बात याद रखना, जो भी क्लास में उस वक्त मौन, इस सवाल को हम लोग कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन से मुराद क्या होता है, देखो, सर्कुलर परमुटेशन से मुराद क्या होता है वो जरा समझना। राउंड टेबल कुछ इस तरह की होती है, राउंड टेबल, ठीक है, एक इधर आ जाएगी तो एक इधर आएगी, बाकी लड़कियां इधर आएंगी। सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल। कभी एस सर्कुलर क्यों, क्योंकि राउंड टेबल बोल रहा है कि हाउ कैन 6 गर्ल्स बी सीटेड राउंड अ टेबल। राउंड का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं इसको। उसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाता है, n-1 फैक्टोरियल। यहां n जो है वो बराबर है 6 के, क्योंकि 6 गर्ल्स हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल।
और 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के। 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के। ये रहा तुम्हारा ऑप्शन। ठीक है, मैं आखिर में लिस्ट भी दूंगा तुम्हें, सही है, आखिर में लिस्ट भी दूंगा, ये देखते जाना, सही है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो भाई। ठीक है जनाब, इसको क्लियर कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन अर्न्स 2000 रुपीज, ठीक है, एक आदमी था जो कि जिसने 2000 रुपीज 2000 रुपीज इन जनवरी, इन ईच मंथ 10% ऑफ हिज सैलरी इज डिक्रीज्ड, हाउ मेनी ही अर्न्स इन अप्रैल। उसने अप्रैल में कितनी जाके क्या कहते हैं वो करी, जनवरी में वो बंदा 2000 रुपए कमा रहा था, उसकी 10% इंक्रीज हुई, 10% क्या होता है 2000 का, वो हो जाएगा 200 रुपए। जब 200 रुपए डिक्रीज हो गई तो ये बचे कितने, 1800 रुपए। फरवरी में उसकी सैलरी हो गई 1800, फिर 1800 का 10% क्या निकला, वो निकला 180 रुपए, वो निकला 180 रुपए। फिर मार्च में जाके उसकी जो सैलरी थी मार्च में जाके और 1800 से और कम हो गई, 1800 से 180 रुपए कम और हो गई, और ये आगे हो गई वो 1620 रुपए, 1620 रुपए। तो 1620 का उसने 10% क्या निकाला, 162 निकला। उसको पता चला था कि यार मुझे अप्रैल के महीने में मुझे कितनी सैलरी मिलनी है। अप्रैल के महीने में 1620 में से आपने 162 माइनस किया तो अप्रैल के महीने में उसको पैसे मिलेंगे 1458 रुपीज, 1458 रुपीज। सही है। बात क्या थी, उसने ये कहा कि एक बंदा था 2000 रुपए कमा रहा था हर महीने के, हर महीने जो था, हर महीने उसकी ना सैलरी डिडक्ट हो रही थी। तो जनवरी में उसने 2000 रुपए कमाए, उसको पता चल गया यार अगले महीने ना 2000 रुपए का 10% मुझे कम मिलेगा फरवरी के अंदर, तो फरवरी में उसको मिले 1800 रुपए। फिर उसने बोला यार, फिर 10% काट लिए, 10% काटे तो उसने अंदाजा लगाया यार 1800 रुपए का 10% होता है 180, 180 और कम मिलेंगे मुझे। तो 180 उसने और कम किए, तो यार उसने बोला यार अगले महीने मार्च की सैलरी मुझे सिर्फ 1620 रुपए मिलेगी। फिर उसके ऊपर दोबारा एक और बम गिरा दिया गया, उसको बोला कि भाई तुम्हारा इस महीने भी 10% कटेगा। तो 1620 का 10% होता है 162 रुपीज, सही है। तो 1620 में से 162 रुपए उसकी सैलरी कट गई, ठीक है, और सिर्फ बचा 1458 रुपीज अप्रैल के महीने में। उसने बोला भाई मैं यहाँ से जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना लॉस हो रहा है यहाँ पे, मुझे रोजाना हर महीने 10% कट जाता है। ठीक है, इसका आंसर 1420 रुपए होगा जी। लिखा हुआ है ना सवाल के अंदर, इन इफ इन ईच मंथ 10% ऑफ हिज सैलरी, तो जाहिर सी बात है 2000 है, 2000 का 10% निकालना हो अली तुम्हें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, डिवाइड बाय 100 कर दो, 2000 रुपए का 10% निकल कर आ जाएगा ना, 2000 रुपए का 10% निकाल कर आ जाएगा, 10% निकालना है तुम्हें, सही है। तो 2000 रुपए ना, ऑब्वियस सी बात है, जब अगर तुम्हारे पास 100% 2000 है तो 10% आपके पास 200 रुपए ही होगा ना, समझ आया। समझ आया। ये तो तुम्हें थोड़ा सा यार, तुम खुद मार्केट, तुम परसेंटेज समझ नहीं आया भाई। देखो 10% उसको दे गिव, इफ इन ईच मंथ 10% उसका गिवन था ना, उसके बाद 2000 सैलरी थी, तो 2000 को मैं 10 से यार ये वही बात हो गई जैसे मार्क्स निकालते, 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गए, यहाँ से 2 जीरो कट गए, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 10% क्या निकला 2000 का, 200 रुपये तो निकला। अब अगले 200 रुपए कम हो जाएंगे उसके, तो 1800 रुपए बचेंगे, 1800 का 10%, तो ऑब्वियस सी बात है 180 होगा, सही है। 180 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1800 ही बनेगा, वही बात आ जाती है।
समझ गए? समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। लिमिट दी हुई आपके पास 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक लिमिट दी, वो लिमिट दी हुई है, इंटीग्रल दिया हुआ है। ठीक है, अगर तुम याद दिलाता चलूं, आप लोगों ने तरीके से अगर इंटीग्रेशन अपना याद रखा हुआ है ना, तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता चलूं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो होता है ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो होता है 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी तो ये एक लिमिट दी हुई है, वो यूं दिया हुआ है 1 0 अपर लिमिट 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और आ गया dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा अली, अब ये हो जाएगा टेंजेंट, ये 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स के। लिमिट क्लोज कर देते हैं 1 और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट कैसे हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। सही है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बराबर होता है π/4 के, और ये 0, आपका आंसर यहाँ पे π/4 आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 6 चैप्टर में आपको लिखवाया था, वो याद रखना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How many ways can chair be written taking 3 alphabets at a time? अगर तुम याद करो, कल जो पास पेपर 99 का कराया था, उसमें देखो ये आया हुआ था, जो 99 का पास पेपर कराया हुआ था, सही है, 99 का पास पेपर कराया था, उसमें ये आया हुआ है। सही है, तो अब क्या हो जाएगा, जब तुमने, अब देखो तुमने जब 99 का पास पेपर तुम्हारे पास यहाँ आया हुआ है और इस तरीके का सवाल भी आया हुआ था, तो वही सवाल यही है, रिपीटेड है, कुछ सोचो 99 का सवाल। देखो भाई, टोटल लेटर्स इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टोटल इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर, इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर, और एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है, सही है, वो आपके पास होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे ही कुछ करके लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो आपका आसान हल ये है, चेयर के वर्ड्स कितने हैं टोटल, चेयर के वर्ड्स हैं 5, टोटल लेटर्स कितने हैं 5 चेयर में, तो टोटल लेटर्स किसके बराबर हो जाएगा, एन के, वो है 5, कितने सेलेक्ट किए, बाय टेकिंग 3 अल्फाबेट्स, टेक 3 अल्फाबेट्स, 3 अल्फाबेट्स, तो आर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, आप इसमें पुट करो एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल जो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सही है, वो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सही है, आप इसको यूं ब्रेक कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा। या इसका आसान हल ये है कि आपके यहाँ 5 में से 3 लेटर निकल गए ना, तो आप सिर्फ आखिर के 3 लेटर लिखते हैं, या इसका ऑल्टरनेटिव जो है ना, वो ये है, ऑल्टरनेटिव यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव ये है कि आपके 3 लेटर निकल गए ना, आपके पास क्या है 5, सही है, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है, ये 3 शुरू के आखिर के लेटर लिख देना। 5 आपके नीचे 3 लिखा हुआ है ना, तो आप आखिर के 3 लेटर लिख दीजिएगा, वरना ये आपके पास ये ट्रिक बता दी कि एनपीआर का ये जो फॉर्मूला है, ये जो कंडीशन है ना, ये एनपीआर की, ये लिख लो।
ये लिख लो जल्दी से, जब लिख लो तो चैट में लिख देना डन। पूरी थ्योरी लिखो इतने साथ इसकी, पूरी थ्योरी लिखो साथ इसके। ठीक है, उर्दू में लिख लो, जिस तरह भी तुम्हें लिखना है ना, अपनी थ्योरी जरूर लिखा करो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले एक बात याद रखना, सबसे पहले इसको तरीके से सॉल्व कराऊंगा। देखो आपने क्या किया, एक एमसीक्यूज है, इसमें तुमने देखा कि एक पी मैट्रिक्स है, वो है 1 7 1 2 0 5, ठीक है, 2 0 5 3 9 4, ठीक है। ये तो एक मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया क्यू, वो हो गया 1 6 3 7, ठीक है, 7 और 5, ठीक है। ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे पता चलता है, ऑर्डर कैसे पता चलता है अली? वो होता है m मल्टीप्लाई बाय n से होता है, m बाय n जिसे कहते हैं, m रॉस को कहते हैं, n जो है कॉलम्स को कहते हैं, ऐसा ही है। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लो, तो ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले तुमने इसका ऑर्डर लिख लिया, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। उसके बाद क्यू में, उसके बाद क्यू वाला जो है वो 2 by 3 का मैट्रिक्स है। कैसे? ये एक रॉ हो गई, ये दूसरी रॉ हो गई, ये 2 रॉज हो गई और कॉलम 3 हो गए, तो ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है, ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है। उसने ये कहा, उसने ये कहा बेटा कि पी क्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब पी क्यू सही है। अब पी क्यू को जरा देख लेते, पहले ऑप्शन को, पी क्यू को। तो एक बात याद रखो भाई, पी पी के, अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्या जरूरी है? मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास जो पहले वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर, पहला वाला मैट्रिक्स है, उसमें जो नंबर ऑफ रॉज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स अगर होंगे तो आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकेगी। आपकी नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकेंगे तो आपके पास, याद रखना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी। अब क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स की आपने रॉ देखी है, हो गए एक रॉ, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गई एक मैट्रिक्स की पी क्यू के लिए, पी क्यू सबसे पहले पी की तुमने देखी रॉ 1, ठीक है। तो पी क्यू एग्जिस्ट उस वक्त नहीं करता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए एक मैट्रिक्स का रॉ का ऑर्डर एंड दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो ये आपके पास कितना, आपके पास एक रॉ है और 3 कॉलम है, एक रॉ है और 3 कॉलम है। यहां आपके पास एक रॉ तो है लेकिन 3 कॉलम नहीं है, तो पी क्यू एग्जिस्ट नहीं करता। पी क्यू एग्जिस्ट, पी क्यू डजंट एग्जिस्ट, पी क्यू डजंट एग्जिस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ रॉज और वो कॉलम इक्वल नहीं है। हाँ, दूसरे वाले में क्यूपी देख लेते हैं। क्यूपी में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रॉज, ठीक है, नंबर। अब देखो एक और तरीके कार है, देखो ये 3 जो है रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 जो है आपके पास रॉ को इक्वल नहीं है, दैट मींस आपके पास नहीं है रिप्रेजेंट। हाँ, अगर क्यूपी देखा जाए, क्यूपी में इसका कॉलम और इसकी रॉ बराबर है, तो क्यूपी में क्यू का कॉलम और इसकी रॉ बराबर है, तो
आपके पास क्या हो जाएगा, ये QP एग्जिस्ट कर जाएगा और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो QP हो जाएगा। ठीक है, QP हो जाएगा। कोई सवाल उतार लो जल्दी से। उतार लो तो डन लिख देना। ठीक है, ये बातें साथ लिखना कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ये बताया था, एक मैट्रिसेस का रो तो दूसरे मैट्रिसेस का कॉलम सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रॉज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपके पास नंबर ऑफ रॉज इसमें नहीं हो रहे थे। ठीक है, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व टू द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट जो है डेरिवेटिव से निकलता है, चेन से निकलता है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास y इक्वल्स टू कर्व दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है, इसको कर्व की इक्वेशन कहते हैं। कुछ भी कर्व हो सकता है, ग्राफ पे प्लॉट करके हो सकता है। इसका dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा अली, वो निकलेगा तुम्हारे पास 2x। ठीक है, 2x, लेकिन इसके पास एक पॉइंट, अब ये dy बाई डी एक्स जो होता है, dy बाई डी एक्स जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को कहते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो ये m हो जाएगा, m इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। x की जगह एक पॉइंट दिया हुआ है 3,1, एक पॉइंट दिया हुआ है 3,1, तो m इक्वल्स टू 2 इंटू 3 हो जाएगा। m तुम्हारे पास 6 निकल कर आ गया। उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाएगी भाई, एक फॉर्मूला है, अगर तुम याद करते चलो, तुम्हारी सेकेंड ईयर वापस याद दिला दूं, तो पॉइंट स्लो फॉर्मूला आपके पास है कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आपके पास यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट होकर आ सकती है। आपने y माइनस वाई वन आपके पास 1 के बराबर है, m जो है 6 के बराबर है, x एज इट इज रहेगा, x1 जो है वो 3 के बराबर है। तो y माइनस वन इक्वल्स टू 6x माइनस 18, 6x माइनस 18, तो ये हो जाएगी 6x माइनस वाई, 6x माइनस वाई। ठीक है, 6x माइनस वाई माइनस 18 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 6x माइनस वाई माइनस 18 प्लस 1, माइनस 18 प्लस 1 जो हो जाएगा माइनस 17 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देख लो, इससे मिलती जुलती इक्वेशन है, बल्कि मेरे पास सी ऑप्शन जो है मौजूद है, मेरे पास सी ऑप्शन मौजूद है। मैं तो बहुत आगे ले गया, आंसर तो यहीं पे ही स्टॉप हो रहा है, आंसर तो यहीं पे स्टॉप हुआ हुआ है। मैं काफी आगे तक ले गया था, मैं आगे तक ले गया था। ठीक है, मैं आगे तक के ले गया था, जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करके नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन जो है 3 टाइम्स टॉस किया गया है। देखो बेटा अली, कॉइन्स में 2 इवेंट्स होते हैं, एक या तो हेड आएगा पॉसिबल, देखो ये प्रोबेबिलिटी है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन एटलीस्ट वन हेड। ये चैप्टर जो है ना दिमाग से सोचने वाला होता है, दिमाग से आप जितना अच्छा सोचोगे ना आपके लिए उतनी आसानी रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांसेस। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक सिक्का एक कॉइन है, टॉस करते हो, किसी टीम का मैच शुरू होता है उससे पहले टॉस होता है, तो टॉस होता है तो तुम्हारे पास कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। या 1/2 क्यों होगी, या तो तुम्हारे पास हेड आ जाएगा या तो टेल हो जाएगा, कोई एक प्रोबेबिलिटी, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना, ऐसा ही होता है। लेकिन अब तुम अगर सोचो, यहां एक कॉइन था जो 3 दफा, जो क्या कहते हैं टॉस होता है, 3 दफा आपके पास टॉस होता है, तो 3 टाइम्स का मतलब है, आपके पास याद रखो कि 3 टाइम्स का जो मतलब है वो ये है, 3 टाइम मीन्स यू हैव 8 पॉसिबिलिटीज, आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, 3 टाइम्स मीन यू हैव 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट वन हेड मीन्स, ठीक है, सबसे पहले समझना, वी विल इंक्लूड, वी विल इंक्लूड, ठीक है, वी विल इंक्लूड वन हेड, वी विल इंक्लूड वन हेड, 2 हेड एंड 3 हेड। ये पूरा लिखना नहीं है लेकिन तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूं, एटलीस्ट वन हेड मींस वी विल इंक्लूड वन हेड, 2 हेड एंड 3 हेड। देखो बेटा, अब देखो वन हेड होगा, वन हेड होगा तो क्या होगा, कॉइन टॉस हो रहा है, एक दफा सिर्फ एक हेड आए तो क्या, किस तरह का सीन होगा वो, एक दफा हेड आया लेकिन 2 दफा आएगा टेल्स। ठीक है, एक जब एक हेड का मामला रखना है तो सिर्फ एक दफा हेड आएगा, 2 दफा टेल्स आएगा। फिर ये भी हो सकता है कि यार एक दफा टेल आए, फिर हेड आ जाए, फिर दोबारा टेल आ जाए, फिर तीसरी दफा तुमने दोबारा टॉस हुआ, वो उस कॉइन को उछाले जा रहा है, सही है, 2 दफा टेल आ गया, एक दफा हेड आ गया, ये तो एक हेड की पॉसिबिलिटी है। अब तुम्हारे पास 2 हेड की भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, हो सकता है 2 हेड आ जाए तुम्हारे पास हेड हेड भी आ सकता है, और टेल आ जाए तुम्हारे पास। फिर फिर तुम्हारे पास क्या है, कि फिर तुम्हारे पास क्या है, 2 हेड लाने ना, तो हो सकता है हेड टेल और हेड आ जाए तुम्हारे पास, पहले तुमने हेड लाया फिर तुमने दोबारा टॉस किया, टेल आ जाए, फिर दोबारा टॉस किया तो हेड आ जाए, वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांसेस के बाद है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है टेल हेड और हेड आ जाए, टेल हेड और हेड आ जाए। अच्छा, 3 हेड, 3 हेड, 3 हेड में क्या होगा, ठीक है, 3 हेड में हो सकता है हम तीनों बार टॉस कर रहे हैं और तीनों बार हेड्स आ जाए, 3 हेड में तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटीज है, टोटल प्रोबेबिलिटीज चांसेस कितने थे, 8, टोटल कितने थे, 8, मतलब ट्वाइस, मतलब एक कॉइन इज ट्वाइस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टाइम्स को ट्वाइस करने का मतलब है 8, 8 पॉसिबिलिटीज आना, 3 टाइम्स को टॉस करने का मतलब है 8 पॉसिबिलिटीज आना। ठीक है, तो आपने 8 लिख दिया और ये टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर हो जाएगा 7/8, इसका आंसर हो जाएगा ये 7/8। ये याद रखना बेटा, ये याद रखना। अब अगर कॉइन जो है टॉस होगा ट्वाइस, अगर कॉइन टॉस होगा ट्वाइस, 3 टाइम्स नहीं होगा, 2 टाइम्स होगा, तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। अगर कॉइन टॉस होगा 4 टाइम्स तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, पॉसिबिलिटीज तुम्हारे पास 16 बढ़ जाएंगी।
ठीक है, ये 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से उतार लो, पूरी थ्योरी के साथ उतार लो। ठीक है, डन। पूरी पॉसिबिलिटीज लिखना इसको, ये याद रखना कि जब भी ऐसा होगा पूरी पॉसिबिलिटीज लिखो। मेरे हमारे उस्ताद टीचर्स कहते थे कि भाई ये जिस तरह का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है तो इसमें बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखनी होती हैं ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में पता चल सके। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम लोगों ने 9 एमसीक्यूज कर लिए। विल मूव ऑन टू द 10th वन। इसको सेव कर दूं भाई मैं, ये सेव हो गया। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स को। ये क्लियर हो गई आपकी ड्राइंग्स, क्लोज कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं। 10th, y इक्वल्स टू e पे पावर sin x इनटू cos x। नहीं, y इक्वल्स टू e पे पावर sin x इन sin x है। अच्छा, देन y डबल डैश। अच्छा, सवाल मैं क्लियर लिख देता हूँ, बहुत छोटा हो गया, मैं जरा सवाल लिख देता हूँ। y इक्वल्स टू है तुम्हारे पास e पे पावर sin x। सही है। फाइंड y डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेना है। एट x इक्वल्स टू, एक लिमिट दी हुई है, एट x इक्वल्स टू पाई ओवर 2। अली याद रखो सबसे पहले कि सबसे पहला डेरिवेटिव होगा। अब मैं तुम्हें याद दिलाते चलूं, फॉर्मूला e पे पावर एफ एक्स। सही है, तो क्या होता है e एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ऐसे ही होता था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए तुम्हें। e पे पावर एफ एक्स है तो y डैश निकाल ले। y डैश कैसे निकालोगे? e पे पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है कॉस एक्स। ये पहला डेरिवेटिव निकल कर आ गया, y डैश। अब तुमने निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? y डबल डैश। तो y डबल डैश कैसे निकलेगा? y डबल डैश में u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये चीज u हो जाएगी और ये चीज हो जाएगी v। इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है तो फॉर्मूला देखो ऐसे होगा, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव और u। ठीक है, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा e sin x। ठीक है, e sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस cos x e sin x। ठीक है, और sin x का डेरिवेटिव आगे क्या हो जाएगा? cos of x, मतलब e पे पावर एफ एक्स। ये तो मैं पुरानी डिफरेंशिएशन है जो मैं सिखा चुका हूं तुम्हें। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अब क्या करोगे? y डबल डैश इक्वल्स टू e माइनस साइन एक्स e sin x। ठीक है, प्लस कॉस इंटू कॉस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और e sin x आपके पास लिख दिया गया, e sin x। ठीक है, सही, ये तुमने पूरा लिख दिया गया। x इक्वल्स टू पाई बाई टू, एट x इक्वल्स टू पाई बाई टू। जहां x आ रहा है वहां पाई बाई टू पुट करके लिमिट देख लो और आंसर जो आए वो लिख लेना।
जहां जहां x आ रहा है वहां पे ये पाई बाय 2 पुट कर दो और लिमिट करके देख लेना, तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, जहां जहां पाई बाय 2 आ रहा है आपने वो बस पुट करना है और आंसर लिख आएगा। ठीक है, सही है अली, जल्दी से उतार लो, कोई साथ नहीं अमल है तो पूछ लेना। ठीक है, अच्छा अली एक और सवाल है, y इक्वल्स टू 3 2x स्क्वायर पे पावर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, ये देखो, आपने y डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, y डैश इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, y डैश लिखो, dy बाई dx लिखो या y डैश लिखो, एक ही बात होती है। आप जरा स्टेटमेंट लिख लेना अपने पास, कांस्टेंट का आंसर जब कभी भी ये इस तरह की, ये तो हम लोग याद है इस तरह के हम लोग जो डेरिवेटिव करते थे, याद है 4.3 या 4.4 या इस तरह की कोई एक्सरसाइज थी या 5 पॉइंट कुछ एक्सरसाइज थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी। तो हम लोग इस तरह के डेरिवेटिव सॉल्व करते थे, ए पे पावर एक्स करके इसको लेते थे, ए पे पावर एक्स, तो वो ए एक्स एल एन ए वाला फॉर्मूला लग जाता था। नहीं, इसकी अब शॉर्टेड ट्रिक बता रहा हूं, कांस्टेंट, ये टर्म, ये आपके पास कांस्टेंट के ऊपर पावर है, तो कांस्टेंट के ऊपर पावर जो होती है ना वो एज इट इज उतर जाएगी, 3 2x स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज उतर जाएगा। इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो पावर है, पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 4x प्लस 1। उसके बाद पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1। और और फिर उसके बाद बेस जो है, बेस जो है वो उसका आगे ln के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, क्योंकि e नहीं है उसके साथ, बेस जो है बेस को ln के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ये बेस है, ये 3 जो छोटा सा दिया हुआ है, ये 3 जो छोटा सा दिया हुआ है वो आपके पास बेस कहलाएगी, वो आगे एज इट इज लिख देंगे ln 3 करके। तो इसका आंसर ये रहा। सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, ओरिजिनल सवाल दोबारा उतारा, ओरिजिनल सवाल दोबारा उतारा, सही। इस तरह का सवाल कभी आ जाए कि बेस के ऊपर डेरिवेटिव आ जाए, फिर उसका आगे उसका डेरिवेटिव लिया, आगे उसका डेरिवेटिव लिया, और देन ln 3 उसके बाद लॉग के साथ बेस लगा दिया। अगर e लिखा होता तो ऐसे नहीं, तो याद लिख लो, इसके साथ एक वर्डिंग्स अपने पास लिखो कि कांस्टेंट का आंसर एज इट इज कॉपी होता है। एक वर्डिंग्स अपने पास ऐसी लिख लो कि कांस्टेंट का आंसर एज इट इज कॉपी होता है, बराबर में, बराबर में पावर का डेरिवेटिव आता है, बराबर में पावर का डेरिवेटिव आता है, और चेंज बेस है, और अगर चेंज बेस है तो इसका ln मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि e नहीं है, क्योंकि इसका ln मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि e नहीं है। समझ आया? समझ आया अली? ठीक है, सही, लिख लेना, ट्रिक लिख लेना अपने पास, ट्रिक लिख लेना भाई, कांस्टेंट का, बल्कि लिख देता हूं, तुम लोग तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। कांस्टेंट का आंसर एज इट इज, कांस्टेंट का आंसर एज इट इज
फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव और देन ln के साथ उसकी, देन चेंज बेस है के साथ ln लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ई नहीं है। ठीक है, क्लियर कर दिया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा अली, इंडिपेंडेंट वाला एक तो मैंने वो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एक फॉर्मूला और बता देता हूं भाई। इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, आर इक्वल्स टू एन अपॉन, अब तुम लिख लो कि क्या क्या मौजूद है। ए तुम्हारे पास जो है एक्स स्क्वायर के है, बी तुम्हारे पास है 1/x² के। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि x जीरो हो जाना, मतलब x खत्म हो जाना, ठीक है। आर निकालने का तो एक तरीका मैंने बताया था, ठीक है। एक और तरीका बता देता हूँ, आर जो होता है पावर का आधा होता है, तो पावर कितनी दी हुई है, वो तुम्हें दी हुई है 100, तो आर तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, वो आर तुम्हारे पास निकल जाएगा 50, ठीक है। तो टी आर प्लस वन, जनरल फॉर्मूला, टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा, आर 50 है, तो ये टी 51 होगा कि नहीं होगा, ये T51 होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन आर, एन आर, एन क्या है 100 था, आर क्या है 50 था, ए क्या है एक्स स्क्वायर था, एन माइनस आर, एन माइनस आर तो 100 माइनस 50 पी आर, बी क्या है 1/x², उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x-2 और उसके ऊपर पावर हो जाएगी आर, आर हो गए 50। फॉर्मूला याद रखना भाई, एन आर जनरल टर्म ए इंटू एन माइनस आर बी आर, ठीक है। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला, टी आर प्लस वन का फॉर्मूला, ठीक है। आपके पास T51 यहां से निकल कर आ रही है, देखो 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस आर फैक्टोरियल, तो 100 माइनस आर फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल होगा, इंटू 50 आर फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, उसके ऊपर पावर आ जाएगी आपके पास 50, यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन उसके ऊपर माइनस माइनस 100 पावर हो जाएगी, -200 इंटू 50 -100 हो जाएगी, ठीक है। 250 से 100, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, देखो इंडिपेंडेंट में एक्स पूरा ही खत्म हो जाता है, तो T51 का आंसर क्या बना, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, आपका ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद है, ये बॉक्स कर दिया मैंने। इंडिपेंडेंट में एक्स गायब हो जाता है, इंडिपेंडेंट में एक्स गायब हो जाता है। हो गया, हो गया। आपको अगर वैसे आता हो तो वैसे वाली ट्रिक से कर लेना, ऐसे आता हो ऐसे कर लेना, दोनों तुम्हारे सामने पॉसिबिलिटी रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया अली, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2,1 एंड -1,3 इज, ठीक है। आपने क्या किया, 2,1, तो ये 2 प्लस आयोटा होता है, ठीक है, और -1 -3 आयोटा हो जाएगा इज, तो ये आ जाएगा -2 -6 आयोटा माइनस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन कर दी, सही है, वो -2 -7 आयोटा, ठीक है, -3 इंटू -1, ठीक है, और वो आपके पास क्या हो जाएगा
1 माइनस 7 आयोटा बचा, वो आपके इस तरह से लिख सकते हैं 1 कॉमा माइनस 7। ठीक है, 1 कॉमा माइनस 7 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चौदह, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू लाइन। भाई लाइन लिखो सबसे पहले, वो तो फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला तो ये था d इक्वल्स टू ax1। कल भी था ये फॉर्मूला, याद करो, कल भी 99 का पेपर सॉल्व कर रहा था तो याद करो, यही था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या था, क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, लाइन लिखो पहले, 5 माइनस 12 माइनस 6, पहले लाइन की सारी वैल्यूज लिख दी, उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स लिख दो, x की जगह पे आ जाएगा 3, y की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, और -6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, और आपके पास आंसर ले आना, डिस्टेंस निकाल कर आ जाना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा, देख लेना इसमें कौन सा आंसर वेरी हो रहा है। आगे बढ़ जाऊं अली? सेव कर ली भाई, क्लियर कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ln ऑफ sec x। ठीक है, ln ऑफ sec x जो है, आंसर -1 आ रहा है, तो -1 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ना, -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आखिर में आंसर शीट दी हुई है भाई, आंसर शीट भी दिखा देता हूं तुम्हें, आंसर शीट भी प्रोवाइड करूंगा, देखना उसकी। अच्छा, मैं कहा था, आगे बढ़ते हैं। ln ऑफ sec x इक्वल्स टू, भाई एक फॉर्मूला अभी फिर बता देता हूं दोबारा, कि ln एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ln एफ एक्स का फॉर्मूला होता है f डैश ऑफ x ओवर एफ एक्स, ये होता है। ठीक है, ये तुमने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है तुम्हें फॉर्मूला। अब सबसे पहले याद रखना, ln एफ एक्स का फॉर्मूला में एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो 1 ओवर एफ एक्स सबसे पहले लिख लिया, 1 ओवर सेक एक्स, सेक एक्स जो है आपका वो है, और एफ डैश ऑफ एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। याद रखना, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सेक एक्स और सेक एक्स कैंसिल हो गया, टेंजेंट एक्स तुम्हारा आंसर बन गया। ठीक है, टेंजेंट एक्स तुम्हारा आंसर बन गया, यहाँ टेंजेंट एक्स मौजूद है, बिल्कुल ये मौजूद है, सी ऑप्शन। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, लिख लो अगर अपने पास आपके में मौजूद है, अगर लिखना है तो कर लो आगे। ठीक है, अरे यार अली, तुमने तो क्या करा दिया। देखो अली, मैंने तुम्हें बताई है एल की आइडेंटिटी, एल एन एफ एक्स बराबर जो होता है वो होता है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स के ना, याद है? तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स किसके, अब एल एन सेक एक्स है तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इसके, तो 1 अपॉन सेक एक्स लिख दिया, और इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स में सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, सही है, सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डेरिवेटिव है, सेक एक्स और सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट एक्स आंसर आ जाएगा। क्या होगा पूछते हैं, 4.2 है ना ये, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था अपनी सेकंड ईयर का रजिस्टर खोल के देखना, उसमें तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ तो था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर एफ एक्स और इंटू एफ डैश ऑफ एक्स।
ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही तो लिखा है। ठीक है, याद आ गया? याद आया ही नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। इसको सेव करा, क्लियर ड्राइंग करी, इसको क्लोज किया, आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अली याद है आखिर में एक्सरसाइज करते हुए जा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने एक्सरसाइजेस की थी। तो वो ये था कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दीजिए, तो वो ये दी हुई है डी वाई ओवर डी एक्स, वो तुम्हारे पास एक्स वाई दी हुई है। ठीक है, एक्स वाई दी हुई है, तो ये डी एक्स इसके साथ चले जाएगा, ये वाई इसके अपॉन में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई। सही है, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। तुमने पूरे पूरे सवाल सॉल्व किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक्स के साथ डी एक्स जाता है, वाई के साथ डी वाई जाएगा, या डी वाई वाई के साथ जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड से, ये हो जाएगा 1/y dy, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट x dx। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो याद करो कि 1/y का क्या हो जाता था, ln y हो जाता था, और इसका क्या हो जाएगा x² 2 प्लस c आंसर हो जाता। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल जनाब, ये रहा। सही है, कॉपी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। सेव, क्लियर ड्राइंग, क्लोज, नेक्स्ट। अच्छा, लिमिट साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई ये तो बड़ी आसान सी लिमिट है। ये दो तरीके हैं। देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था अली, साइन थीटा अपॉन थीटा साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो रही हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो रही हो, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लिमिट, डेरिवेटिव वेरिवेटिव पे मत चले जाना, बहुत आसान है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक जगह कर लिया, मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स को एक जगह रख दिया। ठीक है, इसको एक जगह रखते हुए आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। वरना अगर तुम्हारा मूड हो रहा है डेरिवेटिव लेने का, भाई 100 बिस्मिल्लाह, मुझे मसला नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, आप अप्लाई लिमिट करते जाओ तो ये चीज हो जाएगी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस जीरो। सही है, और कॉस जीरो किसके बराबर होता है, यू नो दैट भाई, कॉस जीरो 1 के बराबर होता है। सही है, क्लियर है? क्लियर है? आसान सा लिमिट है, बट नहीं हो तो फिर वो 0/0 की कंडीशन देखना और फिर वो करना। ठीक है, ओके। अब क्या है कि इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल माय ड्राइंग। ठीक है, इसको मूव ऑन। हाँ, अब थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा खतरनाक है। ये एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। ये एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। थोड़ी सी मैं इसकी ना ड्राइंग तुम्हें बना के दिखाता हूँ। देखो अली, ये तुम्हारे पास जो है इस तरह से, ये तुम्हारे पास किस तरह से एक सवाल यूं है। ठीक है, ये ऐसा कुछ सवाल है। ठीक है, इसमें ये कुछ इस तरह का शेडेड एरिया है, और उस शेडेड एरिया में यूं करके आपका शेड हुआ हुआ है, वो शेड हुआ हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास पेपर मौजूद है तो ये है 1,2। ठीक है,
सही है। अब तुमने सबसे पहले क्या देखा, आराम से इसको समझ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द पैराबोला, ये फिगर कहलाती है पैराबोला। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एरिया ऑफ द रीजन निकालना है सबसे पहले। एक तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, सबसे पहले तो आप y निकालें। अब y कैसे निकालोगे भाई, y कैसे निकालोगे, y इक्वल्स टू 2√x हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया। तो तुमने इस इक्वेशन से y निकाल लिया। ठीक है, इस इक्वेशन से y निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरिया इंटरसेक्टिंग है, तो एरिया इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्ट, अब देखो एरिया इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग क्या है, ये देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है आपस में, ये इंटरसेक्ट हो रहा है और ये आपस में एक दूसरे के साथ ड्रॉप्ड होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ ड्रॉप्ड होगा। एरिया इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग से मुराद ये, तो अपर लिमिट ये अपर लिमिट है ऊपर की तरफ, ये है 1, ठीक है, एक्स एक्सिस की, और ये हो जाएगी 0। ठीक है, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट जो हो जाएगी, अपर लिमिट 1 हो जाएगी, और लोअर लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, आपने क्या किया, अब इस तरह का जब भी कोई एरिया इंटरसेक्टिंग होता है ना, जब भी कोई एरिया इंटरसेक्टिंग होता है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, जब भी कोई एरिया इंटरसेक्टिंग होता है बी ऑफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 dx। याद रखना, जब भी कोई एरिया इंटरसेक्टिंग होता है तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1। तो एरिया इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या थी तुम्हारे पास, 1 लिख दिया, लोअर लिमिट क्या थी, 0 लिख दिया। y2 तुम्हारे पास किसके बराबर है, y2 तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास ये एक y ये हो गया, वो तुम यहां लिख दो, सही है, 2√x माइनस y1 कहां से आएगा, ये रहा y1, y इक्वल्स टू 2x, वो 2x लिख दो और आगे कर दो dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो भाई मेरे, वो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 0 हो जाएगा 2√x, इंटीग्रेट करो माइनस, ठीक है, 2 बाहर कर दिया, 1 0 लिखा, और आपने फिर तुम्हारे पास क्या कर दो, x और dx कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट कर लो ना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे, वो आंसर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, वो आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। सही है, बात पूरी लिखना। ठीक है, बात पूरी लिखना। सबसे पहले आपने कर्व देखा, कोई मसला नहीं, कर्व देख लिया। ठीक है, कर्व देखने के बाद तुमने क्या करा, सबसे पहले y निकाला, y के बाद तुमने क्या करा, अगर तुम्हारा कर्व इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग कर्व का फॉर्मूला ये होता है, इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग कर्व है तो फॉर्मूला ये होता है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा y2 माइनस y1। इंटरसेक्टिंग कैसे पहचाना, ये लाइन से जा रहा था, ये यहाँ से जो हिस्सा शेड हो रहा था, ये एरिया रीजन जो था, ये आपने, ये ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गई यहाँ से। ठीक है, आगे सॉल्व होगा, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट कैसे होगा कि भाई मेरे पास जगह नहीं बची क्योंकि मेरे पास वो खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगा। ठीक है, उसको सॉल्व करने का थोड़ा सा मसला होगा मेरे पास, तो इसका आगे इंटीग्रेट कर लेना, x पे बार 1/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जरूर करना। तो मुझे सॉल्व करके आंसर बताना कि क्या आंसर बना, एरिया क्या निकला। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, फिर बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे पास आया ना ये सवाल बड़ा जबरदस्त, टेंजेंट 2x माइनस एक्स 3x माइनस, अच्छा अली तुम्हारे पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 है,
अब तुमने लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, अब तुम्हारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू जब जीरो है तो सबसे पहले एक बात याद रखना, सबसे पहले एक याद रखना, लिमिट आपने लिमिट अप्लाई करके देखी तो टेंजेंट 2 into 0 सही है, -0 अपॉन 3 into 0 माइनस साइन जीरो, सब 0/0 बन गया, सब 0/0 बन गया, ऐसा ही है, सब 0/0 बन जाएगा। आप अब आपका काम है, ठीक है, अब आपका काम शुरू हो गया, सही है। वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर दो लड़के। टेंजेंट 2x मतलब टेंजेंट fx का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो होता है sec स्क्वायर fx, sec स्क्वायर fx d ओवर dx ऑफ fx, मतलब fx जो था 2x उसका डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 और x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos x। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos x। अप्लाई लिमिट कर दो, अप्लाई लिमिट कर दो, 2 sec स्क्वायर 2 into 0 -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos 0। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 0 -1 अपॉन 3 cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। आगे सॉल्व कर लेना बेटा, वो तुम्हारे पास आंसर मेरे ख्याल sec 0 1 के बराबर होता है, तो 1 लिख दिया, -1 का स्क्वायर भी साथ हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3 -1, या आई गेस 1/2 आंसर बनकर आ जाएगा, 1/2 उसका आंसर बनकर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये मैं तुम्हें सेव कर देता हूँ, ये मैं तुम्हें सेव कर देता हूँ भाई, मेहनत करनी है लिए टेस्ट में ताकि तुम बहुत अच्छे मार्क्स उठा लो। ठीक है, मैंने सबसे पहले 0/0 की कंडीशन देखी जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म थी। इंडिटरमिनेट फॉर्म का सवाल जो है आपने सबसे पहले देखा, सही है। कल वाला सवाल भाई दोबारा आ गया, कल वाला सवाल दोबारा आ गया, पास पेपर में देखो लो रिपीट हुआ है, 2000 में भी आ गया भाई। सम ऑफ एन टर्म्स को कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग कहते हैं एस एन। वो तुम्हें क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है एन स्क्वायर -3n, ठीक है। फाइंड द सिक्स टर्म, T6 निकालना है, तो T6 का मतलब होता है S6 माइनस ऑफ S5, ठीक है। तो आप S6 यहाँ रफ वर्क में निकालें, S6 निकालें तो n की जगह 6 रख दें, 6 का स्क्वायर -3 into 6, ये S6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18 ओ 36 -3 18, S6 तुम्हारे पास क्या निकल कर आ गया, 18 निकल कर आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके S5 वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 into 5, यहाँ से 10 निकल कर आ जाएगा S5, ठीक है। तो T6 तुम्हारे पास क्या निकलेगी, 18 - 10, T6 आपके पास मौजूद हो जाएगी 8, ठीक है। ये मैंने करा चुका हूँ तुम्हें। The first term of a series is -3. The first term of a series is -3. अब देखो सवाल को थोड़ा सा समझो कि क्या क्या कंडीशन है तुम्हारे पास। The first term of a series is -3 and every next term is 5 times the preceding terms for 5 times the preceding term, ठीक है। फाइंड द 101 टर्म, ठीक है भाई, सही है। अब देखिए प्रीसीडिंग टर्म्स 5 टाइम्स से मुराद मल्टीप्लाई हो रही है, तो ए तुम्हारे पास -3 हो गया, ये जीपी हो गई, आर जो हो गया 5 हो गया, सही है। फाइंड द फर्स्ट एन जो हो जाएगा 101 हो जाएगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला लगाया टी एन इक्वल्स टू ए आर इंटू एन -1, ठीक है, ए आर इंटू एन -1। टी 101 इक्वल्स टू ए की वैल्यू ए -3 रख दिया, चाहिए आर 5 रख दिया,
और आपके पास क्या हो जाएगा 100 एन जो है 101 है, एन जो है 101 है, -1 कर दिया, सही है। तो t 101 इक्वल्स टू -3 और 5 पे पावर 100, 5 पे पावर 100, देख लो कौन सा ऑप्शन है, -3, ये सी लग रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा भाई, टेंजेंट एक्स अपॉन 2 का फॉर्मूला तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में से उसमें फॉर्मूलेस में याद करना पड़ेगा, मैंने बताया था, लेकिन दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला भाई, दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी भाई। टेंजेंट एक्स अपॉन 2 का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट एक्स अपॉन 2 का फॉर्मूला होता है बी वाला, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये टेंजेंट एक्स अपॉन 2 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सारे एंड में लिखे हैं मैं फॉर्मूला। अच्छा, फाइंड वेदर द पॉइंट 6,9 लाइंस इन द सर्कल, कि क्या है बेटा, ये तुम्हारे पास 6,9 है ना, दैट मीन 6,9 का मतलब ये हो गया x 6 हो गया, y जो हो गया 9 हो गया। आपने क्या करा, 6 का स्क्वायर करा, इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, y क्या हो गया 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, इक्वल्स टू 100, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 इक्वल्स टू 100, बराबर नहीं आ रहा। तो जब बड़ा आता है, जब बड़ा आता है, जब वैल्यू ज्यादा आ रही होती है तो वो होता है आउटसाइड द सर्किल, जब वैल्यू ज्यादा आ रही होती है तो वो होती है आउटसाइड द सर्किल, जब कम आती है, जब कम आती है तो वो होता है इनसाइड द सर्किल। तो हमारा सर्किल कहाँ, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड, हमारा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड, क्योंकि बड़ी वैल्यू आ रही है 36 + 31 81, ठीक है। हाँ था। सही है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा a इक्वल्स टू 3i प्लस जे माइनस 2k, b इक्वल्स टू 3j 3i माइनस 2rj प्लस k, आर परपेंडिकुलर, देन r इक्वल्स टू अली, तो सामान्य सर सामान्य आपको बताया होगा कि भाई जब परपेंडिकुलर होता है तो a डॉट बी बराबर 0 के हो जाएगा। तो a की वैल्यू रख दी तुमने 3i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। b की वैल्यू लिख दी 3i माइनस 2rj प्लस के इक्वल्स टू 0, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेना, याद रखना आई स्क्वायर इक्वल्स टू जे स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर बराबर होता है 1 के, सही। आगे बढ़ा जाए, लास्ट है भाई, हाँ, लास्ट सवाल है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया आज, लेकिन मैं तुम्हें पूरी बात ही डिस्क्राइब करके बताता हूँ, तो तुम लोगों ने अपना अंदाजा लगाना है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, पूरा इंटीग्रेट इस तरीके से करेंगे कि आपने क्या किया, इंटीग्रल दिया हुआ है ई एक्स और 1 प्लस ई पे पावर एक्स और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। ये आपने ये लिख दिया, लेट यू बराबर, लेट यू किया ई पे पावर एक्स के, लेट यू किया ई पे पावर एक्स के, तो ऑब्वियस सी बात है यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ई पे पावर 2x के, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ dx था, यहाँ dx था, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, आप लेट, अब लेट यू करके लेट यू करो, लेट यू करो ex के बराबर, du ओवर dx किया तो वो ex वापस रिटर्न होकर आ गया, तो dx उधर क्रॉस कर लो तो du इक्वल्स टू ex इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ex dx की जगह क्या आ जाएगा, du
अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस यू स्क्वायर बराबर होगा, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू प्लस सी के। अब यू किसके बराबर लिया था, ई एक्स के, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ई पे पावर एक्स प्लस सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, आप आगे अपने इसको कंप्लीट करो। सही है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ये वीडियो, ये स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, आपको अभी मिल जाएंगे। ठीक है, अपना करके रखना, आप खुद से भी कोशिश करना पास पेपर सॉल्व करने की। लिमिट भी थोड़ा सा आज बताया है, और आज साथ साथ ये भी बताया कि हाउ टू डू पास पेपर्स। ठीक है, तो पास पेपर्स भी थोड़े सॉल्व कराएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।